सभी भैया बहनों को प्रणाम। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने पाचन अंग पढ़ा था और पाचन ग्रंथियों में हमने अग्नाशय ग्रंथि तक पढ़ लिया था। एक और ग्रंथि बच रही थी हमारे यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि 3 ग्रंथियाँ होती हैं पाचन में। एक तो पहला तो लार ग्रंथि, दूसरी होती है इसमें अग्नाशय ग्रंथि और तीसरी है यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि जिसको हम लीवर भी कहते हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम आज कि यह पाचन ग्रंथि होती है और यह मध्य पट के नीचे स्थित, मध्य पट यानी जो हमारी जो वक्ष हुआ होती है उसके नीचे एक मांसपेशियों की पट्टेनुमा रचना होती है जिसे हम बोलते हैं मध्य पट या डायफ्राम। दरअसल डायफ्राम करता क्या है, जो हमारी उदर गुहा है और जो वक्ष गुहा है उसको अलग करता है। इस उदर ये जो मध्य पट है इसी पर क्या होते हैं, दोनों हमारे फेफड़े स्थित होते हैं। तो वही बात कर रहे हैं हम कि मध्य पट के नीचे स्थित यकृत जो होगा, यकृत ग्रंथि जो होगी वो मध्य पट के नीचे स्थित लगभग त्रिकोणाकार जैसे त्रिभुज होता है, इस तरह से जैसा शेप जैसा चित्र में आपने देख रखा है यकृत, तो लगभग त्रिकोणाकार यह मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण अंग है। इसे हम बोलते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है, यकृत ग्रंथि, और सबसे महत्वपूर्ण अंग भी है, ये अंग भी है। इसका अधिकतम वजन दाईं ओर होता है। अधिकतम जो भार होगा, वजन होगा, वो किस साइड पर होगा, दाईं ओर यानी राइट साइड में। सामने से देखने पर अगर हम बिल्कुल जस्ट सामने से इसको देखते हैं तो यकृत 2 भागों में, दाईं और बाईं, 2 भागों दाईं और बाईं 2 पालियों में विभाजित नजर आता है। यानी अगर हम सामने से देखें, फ्रंट से देखेंगे तो यकृत की 2 पालियां नजर आएगी हमें। अग्र सतह से तल की ओर देखने पर, अगर हम आगे की सतह से तल की ओर देख रहे हैं तो 2 अतिरिक्त पालियां हमें और नजर आएगी। 2 तो है ही सही, दाएं और बाएं, और 2 और नजर आएगी कब, जब हम अग्र सतह से तल की ओर देखते हैं। यकृत करीब 1 लाख छोटी षटकोणीय संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयों से, जिन्हें यकृत पालिकाएं कहा जाता है, से निर्मित होती है। यानी जो यकृत है वो करीबन 1 लाख छोटी छोटी सूक्ष्म इकाई और आकार के साथ उसका षटकोणी, जैसे षटभुज होता है वैसे, तो 1 लाख छोटी षटकोणी संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बना होता है यकृत। अगर प्रश्न आ जाए आपके बोर्ड में कि यकृत की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो उसे हम बोलते हैं यकृत पालिकाएं। क्या कहेंगे, यकृत पालिकाएं। यह ग्रंथि, अब जो यकृत है इसका कार्य के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। ये पूरी इसकी संरचना थी, स्ट्रक्चर थी। यकृत ग्रंथि पित्त का निर्माण करती है। यकृत ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित जो रस है वो या तो यकृत रस कह सकते हैं या पित्त रस या पित्त लवण। यहाँ से पित्त, अब यकृत ने पित्त स्त्रावित कर दिया, अब यहाँ से जो पित्त होगा वो यकृत वाहिनी, एक नलिका नुमा रचना है यकृत से निकली हुई है, तो यकृत वाहिनी उपतंत्र तथा पित्त वाहिनी द्वारा पित्ताशय में चला जाता है। पित्ताशय मतलब यकृत के अंदर ही एक और संरचना होती है जिसे हम गोल ब्लेडर या पित्ताशय भी कहते हैं। तो यकृत से स्त्रावित जो पित्त है वो कहाँ चला जाएगा, यकृत के ही अंदर एक और रचना है पित्ताशय। पित्ताशय में जाकर क्या होगा, वो इकट्ठा रहेगा। चाहे तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, उसमें यकृत के अंदर पित्ताशय नामक रचना होती है। तो पित्ताशय में चला जाता है कौन, पित्तरस। पित्ताशय यकृत के अवतल में स्थित होता है। बताया जैसा अभी कि पित्ताशय जो होगा यकृत के अवतल मतलब जो उसका अंदर की ओर जो धंसा हुआ हिस्सा है वहाँ पर ये पित्ताशय स्थित होता है। पित्ताशय पित्त का भंडारण या संचय करता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पित्ताशय का क्या कार्य है, तो पित्ताशय क्या करेगा, पित्त का भंडारण करेगा, पित्त को स्टोर करके रखेगा, उसको संचित करके रखेगा। यहाँ से पित्ताशय नलिका द्वारा पित्त ग्रहणी में चला जाता है। अब पित्ताशय के अंदर स्टोर हो गया पित्तरस, तो वहाँ से ये कहाँ जाएगा, ग्रहणी हम पढ़ चुके हैं, छोटी आंत के 3 भाग, ग्रहणी, अग्रशुद्धांत और शुद्रांत। तो यहाँ से पित्त जो है वो पित्त नलिका द्वारा कहाँ चला जाएगा, ग्रहणी, छोटी आंत में मतलब। तो इस प्रकार से हम ये हमारे पाचन ग्रंथियाँ तीनों पढ़ चुके हैं हम। लार ग्रंथि हो गई, अग्नाशय हो गई, और ये लास्ट अपने यकृत ग्रंथि। इसके बाद हमने अभी तक पाचन अंगों की संरचना और पाचन ग्रंथियों की संरचना के विषय में पढ़ा था।
अब है कि इसमें विभिन्न अंगों में विभिन्न प्रकार के एंजाइम भी स्रावित किए जाते हैं। एंजाइम मतलब एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक, जो आप पार्ट 6 में पढ़ चुके हो, जैव उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम किस पदार्थ को किस में बदलेंगे, क्योंकि पाचन में क्या होता है, जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में बदलता है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कौन सा एंजाइम किसको किस सरल पदार्थ में बदलेगा। पहला हम ले रहे हैं, ठीक है, ये हेडिंग हो गया पाचन अंगों द्वारा स्रावित पाचन रस और उनके कार्य। पहला है लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि में हम पढ़ चुके हैं, इसमें टाइलिन या एमाइलेज, और ये बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है 2018 बोर्ड में कि लार ग्रंथि से स्रावित एंजाइम का नाम बताइए। तो वो कौन है, टाइलिन या एमाइलेज। क्या करेगा टाइलिन एमाइलेज, स्टार्च को माल्टोज में बदल देगा। स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलेगा, टाइलिन या एमाइलेज। अब पढ़ रहे हैं अपन आमाशय। आमाशय की संरचना के विषय में पढ़ चुके हो आप। तो आमाशय में दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। तीर के निशान के ऊपर जो लिख रखा है ये एंजाइम है पेप्सिन, और दूसरा है रेनिन। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देगा। प्रोटीन एक जटिल पदार्थ है, तो वो सरल पदार्थ किस में बदलेगा, पेप्टाइड में। दूसरा होता है रेनिन। रेनिन केसिन प्रोटीन को, ये दूध में होती है केसिन प्रोटीन, तो इस केसिन को पेरा केसिन में बदल देगा। केसिन प्रोटीन को किस में बदल देगा, पेरा केसिन में। कौन, रेनिन। हमने पढ़ा भी है कि ये शिशुओं में ज़्यादा पाया जाता है, कि शिशु क्या करते हैं, दूध का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो उनमें ये रेनिन एंजाइम होता है। तो आमाशय में हो गए दोनों एंजाइम, पेप्सिन रेनिन का कार्य हो गया। अब है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि में कई सारे एंजाइम हैं, जिसमें है पहला एमाइलेज, स्टार्च को माल्टोज में बदल देगा। पढ़ चुके हैं अपन टाइलिन या एमाइलेज, तो इसमें भी है, अग्नाशय ग्रंथि में भी होता है ये माल्टेज, ये एमाइलेज मतलब। तो स्टार्च को किस में बदल देगा, एमाइलेज, माल्टोज में। इसके बाद दूसरा है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन जो होता है उस प्रोटीन को तोड़कर पेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट है काइमोट्रिप्सिन एंजाइम, ये भी प्रोटीन को किस में तोड़ देगा, पेप्टाइड में। तो इस प्रकार से एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन हो गया। इसके बाद एक कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम, ये प्रोटीन और जो पेप्टाइड है ये जो बदले थे इनको किस में बदल देगा, एमिनो अम्ल में। सबसे प्रोटीन का जो सरल पदार्थ है वो कौन होता है, एमिनो अम्ल। नेक्स्ट लाइपेज एंजाइम वसा को मोनोग्लिसरेल्डिहाइड और वसी अम्ल में बदल देता है। इसके बाद है न्यूक्लिएजेज, डीएनए और आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए की होती है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसमें डी लग रहा है आगे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और ये इसमें से डी हट रहा है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। दरअसल न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो इन दोनों को न्यूक्लिएजेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड में बदल देगा। किस में बदल देगा, न्यूक्लियोटाइड में। तो इस प्रकार से ये अग्नाशय ग्रंथि के एंजाइम हो गए। इसके बाद है अपने आंतरी रस। आंत रस मतलब जो छोटी आंत के द्वारा स्रावित किए जा रहे हैं, जिसमें माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, लेक्टेज लेक्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देगा। मतलब कुल मिलाकर माल्टेज, लेक्टेज, सुक्रेज तीनों जो एंजाइम हैं वो ग्लूकोज में बदलेंगे। और जो नाम है पदार्थ का उससे मिलता जुलता ही एंजाइम का भी नाम है, और एंजाइम के पीछे एज शब्द भी जुड़ा हुआ है, माल्टेज, लेक्टेज, सुक्रेज। अगला है वसा में, वसा को लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, लाइपेज एंजाइम इसको वसी अम्ल और ग्लिसरॉल दो पदार्थों में तोड़ देगा। इसके बाद न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए, और न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लिएजेज जो एंजाइम है वो न्यूक्लियोसाइड और शर्करा में बदल देगा। किस में बदल देगा, न्यूक्लियोसाइड और शर्करा में। इसके बाद डाइपेप्टाइडेज एंजाइम डाइपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देगा। ये सब छोटी आंत में इतने सारे होते हैं, इसलिए अपन कहते हैं कि छोटी आंत में भोजन का क्या होता है, संपूर्ण पाचन, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे एंजाइम कार्य करते हैं। तो डाइपेप्टाइड को डाइपेप्टाइडेज एमिनो अम्ल में बदल देगा। इसके बाद फास्फेटेज एंजाइम जो होगा वो न्यूक्लियोटाइड को, हम पढ़ चुके थे यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड को फास्फेटेज एंजाइम नाइट्रोजन क्षार और राइबोज में बदल देगा। तो अब ये हो गए अपने लार, आमाशय, अग्नाशय, आंतरी रस, और अब बच रहा है यकृत। तो यकृत के द्वारा भी रस स्रावित किया जाता है, पित्त लवण, जो अभी हमने पढ़ा भी है। पित्त लवण क्या करेगा, वसा जो होती है फैट, उस वसा को वसी अम्ल और वसा गोलिकाओं में तोड़ देगा। मतलब बड़ी बड़ी जो वसा की गोलियां हैं उसको छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देगा।
तो इस प्रकार से हमने विभिन्न जो पाचन अंग और जो ग्रंथियाँ हैं उनके द्वारा स्रावित रस क्या क्या कार्य करता है, किसको किस में बदलता है उसके बारे में पढ़ा है। इसकी पूरी की आपके सारणी भी दी गई है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं किताब में से। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।